चाहते हैं। तो सद्गुरु, आपने अपने एक पुराने वीडियो में वामपंथी झुकाव रखने का जिक्र किया है। आप पोस्टर लगाने का काम करते थे और आप देर रात की बैठकों में शामिल होते थे और पोस्टर लगाते थे और बाकी काम किए। मगर जब जब हम कैंपस में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो हमने पाया कि सद्गुरु को बहुत से लोगों द्वारा राइट विंग का माना जाता है। हालांकि आपने इससे पहले भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, मगर ये राइट विंग कहाँ है? ये राइट आर्म है। मगर सद्गुरु, ये धारणा इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया, उसके बाद देश में कोई बम विस्फोट ना होने पर भी। तो क्या सद्गुरु इसे स्पष्ट करते हैं। क्या सद्गुरु अब दक्षिणपंथी हो गए हैं? देखिए, फिलहाल हम तमिलनाडु सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो आप जानते हैं कि अन्ना द्रमुक है। कोई नहीं जानता कि वो कौन सी विंग है। हम आंध्र प्रदेश सरकार के साथ काफी काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप तय नहीं कर सकते कि वो कौन सी विंग है। और वो विंग केंद्र में बड़ी विंग का हिस्सा थी, मगर अब वो नहीं है, वो उसके खिलाफ हो रही है। हम केरल में काम कर रहे हैं, जो वामपंथी है, और हम केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसे दक्षिणपंथी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं, सरकार के साथ क्या समस्या है? एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का मतलब है लोगों की पसंद, है ना? कोई ये कहे कि मैं लोगों की पसंद का सम्मान नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी पसंद का सम्मान करता हूं, मेरे ख्याल से आप पागल हैं। आप कट्टरपंथी हैं। आप अपने विश्वासों को लेकर कट्टर हैं। मैं किसी विंग से नहीं जुड़ा हूं, मगर जब जनता चुनती है तो चाहे मैं उससे सहमत होता हूं या नहीं होता हूं, निजी तौर पर चाहे मैं सहमत हूं या नहीं, मैं लोगों की इच्छा के सामने सिर झुकाऊंगा, क्योंकि एक लोकतंत्र का यही मतलब है। अब महत्व, लोकतंत्र का महत्व यही है। Why can't we have? आपने मेरे बारे में बातें कही। मैं सिर्फ 14 साल का था, ठीक है? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। युवा खून था उस समय। अभी युवा हूं। सद्गुरु, आप उसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वह आपकी गलती थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी गलती थी। मैं बस आपको ये बता रहा हूं, वो 70 का दशक था। 1967 में चे की मृत्यु हुई। आप नहीं समझते, उस समय Che was like, चे हमारे बड़े भाई जैसा था। वो मर गया, और उसे कैसे मारा गया ये कहानियां हर जगह फैलने लगीं, और हम सभी में ढेर सारी भावनाएं थीं। आज भी मैं लोगों को चे की टी शर्ट पहनकर घूमते देखता हूं। शायद उनमें से काफी लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है। उन्हें लगता है कि वो बॉब मार्ले जैसा कोई है। तो उस समय ऐसा लगा जैसे हमारा बड़ा भाई बोलिविया में मारा गया, और उस समय देश ऐसी स्थिति में था जहां ऐसा लग रहा था कि इस देश में कभी कोई हल नहीं होगा। ऐसा समय था। तो हमने सोचा, हमारा और बहुत से दूसरे लोगों का मानना था कि सशस्त्र क्रांति के अलावा इस देश के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। स्कूल में भी ऐसे शिक्षक होते थे जो हमें ये चीज बताते थे। हर कहीं रूसी साहित्य दिखता था। हमने खूब पढ़ा और हमने रूसी साहित्य को अपने अंदर उतार लिया, और वो सब सही लगता था। और मैं हमेशा गुस्से में रहता था। आपको विश्वास नहीं होगा, मगर मैं हमेशा गुस्से में होता था, क्योंकि हर जगह मैं अन्याय देखता था। घर में, सड़क पर, हर कहीं, everywhere in. राजनीति और धर्म में, किसी भी जगह मुझे सिर्फ अन्याय, अन्याय और अन्याय दिखता था। इसलिए मैं हर समय 24 घंटे किसी न किसी चीज को लेकर गुस्से में रहता था। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप जल्दी समाधान चाहते हैं। आप समाधान के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, आप तुरंत हल चाहते हैं। तो तेज समाधान हथियार बंद लड़ाई में नजर आता था। दक्षिण में उन दिनों चारू मजुमदार और सोमुलू के नशीले दिन थे।
हम उस वजह से जोश में थे। मुझे उन दिनों का पछतावा नहीं है, मगर अब हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां हम लोकतांत्रिक तरीके से एक संभावना की दहलीज पर हैं। इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकमात्र देश जिसने 1 अरब लोगों को गरीबी से आर्थिक खुशहाली के एक निश्चित स्तर तक पहुंचाया है, वो है चीन, ठीक है? मगर उन्होंने इसे कठोर, हिंसक तरीके से किया, बहुत सी बार गोलियां चलाकर किया। मगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रखना उन्हें मारने से भी बुरा है। जबरदस्त गरीबी, जहां पोषण एक मुद्दा होता है, तो उन्होंने जो किया वो अपने तरीके से किया। आप उनकी निंदा कर सकते हैं या सराहना कर सकते हैं। मेरे लिए वो एक खास समझ है, पीड़ादायक समझ, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने वो पा लिया जो वो पाना चाहते थे, तो अब वे धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम वे खुली बाजार प्रणाली को अपना रहे हैं। मगर भारत में हमारे पास अनूठी संभावना है। We can move हम 50 से 60 करोड़ लोगों को अभी भी जबरदस्त गरीबी से खुशहाली के एक ठीक ठाक स्तर पर पहुंचा सकते हैं। सिर्फ अगले 10 से 15 सालों में हम उसकी दहलीज पर हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए, बिना गोलियों, बिना हत्याओं के, बिना भारी कंट्रोल के, कुछ नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं, हम बिना बल प्रयोग के ऐसा करने में सक्षम हैं। अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम सभी एक साथ आए तो ये होगा, वरना हम हमेशा दहलीज पे ही बैठे रहेंगे। अभी एक संभावना है, हम दहलीज को पार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें उस संभावना को हकीकत में बदलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी any nation, anywhere. किसी देश ने 60 करोड़ लोगों को एक पीढ़ी में गरीबी से एक ठीक ठाक खुशहाली में नहीं पहुंचाया। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पहली बार इस देश में ये कर सकते हैं। तो जब आप युवा थे, आप कम्युनिस्ट थे, अब आप ये कह रहे हैं। मैंने अपना रुख नहीं बदला है, मैं अब भी वही हूं। क्योंकि मेरे लिए साम्यवाद का मतलब है कि एक व्यक्ति समुदाय को अपना ही रूप समझकर गले लगा ले, जो मैं अभी करता हूं। मैं पार्टी में नहीं हूं, क्योंकि पार्टी मेरी समझ से बाहर है, मगर साम्यवाद मेरे अंदर से नहीं गया है। हम एक समुदाय हैं जहां हम साथ रहते हैं। कुछ हजार लोग जाति, वर्ग, धर्म, किसी भी फर्क से परे एक साथ रहते हैं। मैंने ईशा योग केंद्र आने वाले किसी से भी नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। मैं पूछता ही नहीं, क्योंकि ये मेरे मन में ही नहीं आता। तो जेएनयू में मैं दक्षिण पंथी कैसे बन गया, मैं नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि आज जब हर कहीं सूचना उपलब्ध है, तो युवाओं, शिक्षित लोगों को, आप सभी रिसर्च करने वाले हैं, आपको कम से कम थोड़ा शोध करना चाहिए, ठीक है? बस किसी के बारे में निराधार राय कायम करना जिससे आप मिले तक नहीं हैं, ये मैंने हर कहीं, खासकर इस देश में देखा है। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता। मैं ये देख रहा हूं, इस देश में जो लोग मुझसे कभी मिले ही नहीं हैं, वे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, ना मिले हैं, ना बात की है, वे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरे ख्याल से आपको उन्हें पीएचडी दे देनी चाहिए, क्योंकि वे ऐसी कल्पना से भरी रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं सरकारों के साथ काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। हर किसी को बता दीजिए, जो भी सरकार चुनी जाती है, क्योंकि मैं लोगों की इच्छा का सम्मान करता हूं। मेरी राय बड़ी नहीं है, मेरी राय इस देश के लोगों की मर्जी से बड़ी नहीं है, हमेशा। सदगुरु, अगर हम आपकी बात मान भी लें, तब भी यह सोच बहुत मजबूत है कि दक्षिण पंथ की ओर झुकाव तो है, क्योंकि जैसे क्या आप महसूस करते हैं कि यह 2019 के लिए वोट जुटाने का अच्छा समय है, यूथ एंड ट्रूथ अभियान के जरिए? देखिए, ठीक है, देखिए, अगर मैं आह्वान करता हूं, मुझे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आह्वान करूं, Any party. तो किसी भी पार्टी को काफी वोट मिल जाएंगे, ठीक है? मगर मैं आपको बताता हूं,
मैं आपको बताता हूं, मेरी बेटी मुझसे पूछती है मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए। मैं उसे नहीं बताता। मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए। वो एक कलाकार है, तो मैं उसे कहता हूं कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए क्या अच्छा है। चाहे वो मेरे लिए अच्छा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और आसपास के लोगों के लिए, कलाकारों के, समाज के लिए जो अच्छा है उस पार्टी को वोट देना चाहिए, ना कि मेरे कहने पर। योग केंद्र में और हर कहीं जहां मैं जाता हूं, लोग पूछते हैं सदगुरु मैं किसे वोट दूं। मैं कहता हूं मैं लोकतंत्र को नष्ट करने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आह्वान करता हूं और मान लीजिए 1 करोड़ लोग वोट देते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र को नष्ट करना नहीं होगा? आपने एक लोकतंत्र को एक सामंती प्रक्रिया में बदल दिया है कि एक नेता आह्वान करता है और हर कोई आंख मूंद कर किसी को वोट देता है। आप यही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग धर्म, जाति, वर्ग और हर तरह की बकवास के आधार पर वोट दे रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है। जब हर व्यक्ति खुद सोचकर वोट देता है, हर बार नए सिरे से यह कहता है, किसी पार्टी के लिए समर्पित नहीं होता, सिर्फ तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। ये हमारी सबसे कीमती चीज है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे कीमती चीज ये है कि सत्ता बिना खून खराबे के बदल सकती है। मानव जाति के इतिहास में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई हैं। चाहे परिवार में ही सत्ता बदलनी हो, किसी न किसी का खून बहेगा, हाँ या नहीं? ये ऐसा ही रहा है, मगर पिछले 100-150 सालों में पहली बार हम खून खराबे के बिना नेतृत्व बदलने में सक्षम रहे हैं। इसे कम मत समझिए, कभी कम मत समझिए।